नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यहां हम जानेंगे हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत व WHO का साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र हुआ औपचारिक रूप से पोलियो मुक्त। मोहाली में ASI का 3 दिवसीय सम्मेलन ब्रह्मांड, तारों और गैलेक्सी पर हुई गहन चर्चा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, वायु प्रदूषण से 2012 में दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत। मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छी खबर, भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने खून में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने की तरकीब ढूंढी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रहों को और करीब से जानने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव की घोषणा। और खोज खबर में आज चर्चा का विषय है कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी कि ब्रह्मांड विस्तार के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। 27 मार्च 2014 न केवल भारत के लिए बल्कि WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन क्षेत्र के लिए भी बहुत ही यादगार रहेगा। इस दिन भारत और साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आने वाले सभी 11 देशों को साउथ ईस्ट एशिया रीजन सर्टिफिकेशन कमीशन फॉर पोलियो इरेडिकेशन द्वारा औपचारिक रूप से सर्टिफिकेट देकर पोलियो मुक्त करार कर दिया गया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 मार्च को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत उन 11 देशों में शामिल हो गया है जिसे वाइल्ड पोलियो विषाणु से मुक्त प्रमाणित किया गया है और इस तरह दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा क्षेत्र पोलियो मुक्त क्षेत्र बन गया है। दिल्ली स्थित WHO के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने पोलियो मुक्त देश होने का प्रमाण पत्र पाया। पिछले 2 दिनों में WHO की एक टीम ने सभी देशों का मुआयना किया और इसके सभी पहलुओं को भलीभांति आंकने के बाद इस पूरे क्षेत्र के आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त होने की घोषणा की। भारत से पहले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आने वाले बाकी सभी देश पहले से ही पोलियो मुक्त थे। इससे पहले अमेरिका 1994 में, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र वर्ष 2000 में और यूरोपीय क्षेत्र 2002 में पोलियो मुक्त हो चुके हैं और अब दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पोलियो मुक्त होने वाला चौथा क्षेत्र बन गया है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक पूनम क्षेत्रपाल के अनुसार पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य 1988 में निर्धारित किया गया था और ये सबसे बड़ी लोक स्वास्थ्य उपलब्धियों में से एक है। दरअसल भारत ने 19 साल पहले 1995 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद हमने ये उपलब्धि पाई है। बीस से 22 मार्च तक मोहाली में ASI यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 32वें सम्मेलन का आयोजन किया। आइसर द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में ब्रह्मांड, तारों और गैलेक्सी पर गहन चर्चा की गई, जिसमें देश भर के खगोल विद्वानों और ब्रह्मांड में रुचि रखने वाले कई छात्रों ने हिस्सा लिया। गत 20 से 22 मार्च को मोहाली के IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के ऑडिटोरियम में ASI ने अपने 32वें सम्मेलन का आयोजन किया। एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन में देश भर के ब्रह्मांड और खगोल में रुचि रखने वाले छात्रों और जानकारों ने हिस्सा लिया। Next couple of days we are going to have many exciting lectures by people who have come from all over India, many institutes from Pune, Bombay, Bangalore, many other institutes also, many other universities. A lot of students have come and they are going to present their works. 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में कई समांतर और खास चर्चाएं हुई। यहाँ गाया सर्व का भी जिक्र किया गया। ASI यानी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया देश भर के खगोलविदों का एक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। 1000 सदस्यों वाले इस समूह का उद्देश्य खगोल विज्ञान और उससे जुड़ी सभी शाखाओं का देश में विकास करना है। बड़े
बढ़ती जनसंख्या की वजह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए भयानक खतरा बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण 2012 में दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हुई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कारखानों से निकलता धुआं, रोज के सफर में धुएं की शक्ल में जहर उगलती गाड़ियां, प्रतिदिन इस्तेमाल होते रेफ्रिजरेटर और एसी और भी न जाने कितने ही उपकरण हैं जो हमारी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, या यूं कहें कि हमारी हवा को जहरीला बना रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनके अनुसार साल 2012 में वायु प्रदूषण के कारण करीब 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। संगठन का ये भी कहना है कि वायु प्रदूषण का हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और कैंसर के साथ गहरा नाता है। WHO के इस नए अनुसंधान के मुताबिक वैश्विक तौर पर 8 में से 1 व्यक्ति की मौत प्रदूषण से होती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रदूषण के कारण सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भारत और इंडोनेशिया समेत दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन और दक्षिण कोरिया से लेकर जापान और फिलीपीन तक शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की प्रमुख मारिया नीरा के अनुसार घर के भीतर और बाहर वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और ये विकसित और विकासशील दोनों देशों को प्रभावित कर रही है। घर के भीतर मुख्य रूप से कोयला, लकड़ी और जैव ईंधन स्टोव से खाना बनाने और अन्य कारणों से हुए प्रदूषण से 43 लाख लोगों की मौत हुई है। कोयला ताप आग से लेकर डीजल इंजन तक बाहरी प्रदूषण के स्रोतों से 37 लाख लोगों की जान गई है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम इन सुख सुविधाओं का विकल्प ढूंढें। देश ऐसी तकनीक का आविष्कार करें जिससे वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। बढ़ रहे वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए कई देशों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। जैसे हाल ही में फ्रांस ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कारों पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही पेरिस में सार्वजनिक परिवहन की फीस अस्थायी तौर पर माफ कर दी गई थी। हमें भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ ऐसे ही विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। बेंगलोर की श्वेता श्रीनिवासन ने वो कर दिखाया जिसका सपना विज्ञान में अध्ययन करने वाले ज्यादातर छात्रों का होता है। श्वेता को नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक हारमुट मिशेल के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। श्वेता को हारमुट मिशेल की जर्मनी स्थित प्रयोगशाला में 3 महीने तक निःशुल्क प्रयोग करने के लिए चुना गया है। श्वेता श्रीनिवासन ये वो नाम है जिसने वो कर दिखाया है जिसका सपना विज्ञान में अध्ययन करने वाला तकरीबन हर छात्र देखता है। हर छात्र का सपना होता है कि उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने सपने को हकीकत में बदल सके। श्वेता को भी एक ऐसा ही मंच मिला है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हारमुट मिशेल के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। हारमुट मिशेल को वर्ष 1988 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। श्वेता 3 महीने तक हारमुट के साथ जर्मनी स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स प्रयोगशाला में निःशुल्क प्रयोग करेंगी। IISER मोहाली से रसायन विज्ञान में स्नातक और परास्नातक करने वाली श्वेता का चयन पिछले साल जुलाई में हुए लिंडाउ नोबेल लॉरिएट सम्मेलन के लिए हुआ था। श्वेता के अलावा 25 और लोगों ने ये परीक्षा पास की। दरअसल लिंडाउ नोबेल लॉरिएट सम्मेलन भारत और जर्मनी के सहयोग से भारत के छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें छात्रों को नोबेल पुरस्कार विजेताओं से मिलने का और उनका अनुभव बांटने का मौका मिलता है। श्वेता इन 3 महीनों में बायोमोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रोगों के संबंध में प्रोटीन पर शोध करना चाहती हैं। साथ ही बायोमोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में PhD भी करना चाहती हैं। मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने खून में शुगर लेवल की मात्रा को नियंत्रित करने की तरकीब ढूंढ निकाली है, जो डायबिटीज टाइप 2 के रोगियों को बेहद राहत देगा। क्या है ये तरकीब, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। मधुमेह, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं, ये बीमारी तब होती है जब हमारे अग्न्याशय से इंसुलिन का प्रवाह कम होने लगता है।
ऐसे में इंसान के खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में वर्ष 1995 में मधुमेह रोगियों की संख्या 1,90,00,000 थी, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 4 करोड़ हो गई। बढ़ते हुए इस आंकड़े को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 में मधुमेह रोगियों की संख्या 8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। मधुमेह रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसका सटीक इलाज ढूंढने में लगे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के अमेरिकी शोधकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसके अनुसार खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जो डायबिटीज के टाइप 2 रोगियों को राहत देगा। लगभग 90% मधुमेह रोगी टाइप 2 डायबिटीज के ही शिकार हैं। इस प्रकार के रोग में जेनेटिक कारण महत्वपूर्ण होते हैं। ये शोध लिपोडिस्ट्रोफी के मरीजों के लिए भी बेहद उपयोगी है। लिपोडिस्ट्रोफी एक मेटाबॉलिक यानी चयापचय रोग है, जिसमें शरीर में वसा ना के बराबर होती है। लिपिड और ग्लूकोज में असंतुलन की वजह से अक्सर मरीजों के लिवर में वसा संचय होने लगता है और ऐसे लोग डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया लिपिड अणु, जिसे फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं, ये लिवर में ग्लूकोज के उत्पादन को बढ़ा देता है। साथ ही शोधकर्ताओं ने उस एंजाइम का पता लगा लिया है जो फॉस्फेटिडिक एसिड के संश्लेषण में सहायक होता है। AGPAT2 नाम का जीन फॉस्फेटिडिक एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। इस जीन के जरिए डायबिटीज के टाइप 2 रोगियों का इलाज आसानी से हो सकेगा। टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल अग्रवाल के अनुसार यह प्रयोग चूहों पर सफल रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने शुद्ध ग्रह को और करीब से जानने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव की घोषणा की है। लगभग 360 मिलियन की इस योजना के तहत अंतरिक्ष में ऐसे रोबोट और अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे जो अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर शुद्ध ग्रहों को पृथ्वी के करीब लाने में सक्षम होंगे, जिससे अंतरिक्ष वैज्ञानिक शुद्ध ग्रहों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्षुद्र ग्रह, आए दिन हम इन ग्रहों को कभी पृथ्वी के सामने से गुजरने के बारे में सुनते हैं, तो कभी इनके पृथ्वी से टकरा जाने की आशंका से डर जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें एस्टेरॉयड भी कहा जाता है, सौरमंडल में घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं जो आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। आज भी इन एस्टेरॉयड्स का बहुत बड़ा हिस्सा खगोल वैज्ञानिकों के लिए अनजान है। एस्टेरॉयड्स को करीब से जानने और समझने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने औपचारिक प्रस्ताव की घोषणा की है। लगभग 360 मिलियन रुपयों की इस योजना के तहत अंतरिक्ष में ऐसे रोबोट और अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे जो अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी के करीब लाने में सक्षम होंगे। नासा ने अपने एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन के तहत वैज्ञानिकों से उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास पर अध्ययन करने के लिए कहा है, जिसके लिए नासा इस वर्ष 25 से अधिक प्रस्तावों के लिए $6 करोड़ खर्च करने पर विचार कर रहा है। नासा ऐसे नए और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रस्तावों की मांग कर रहा है, जिसके जरिए एस्टेरॉयड्स की संभावित जगहों की पहचान कर रोबोटिक अंतरिक्ष यान को वहां भेजकर उन क्षुद्र ग्रहों पर कब्जा किया जा सके और उन्हें चांद से परे एक स्थिर कक्षा में भेजा जा सके। नासा के मुताबिक चांद पर पहुंचने के लिए हमें शुरुआत एस्टेरॉयड से करनी होगी और ऐसी नई और उन्नत प्रौद्योगिकी पर भरोसा कर आगे बढ़ना होगा। ऐसे प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई है और 1 जुलाई को चुने गए विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिसके लिए नासा ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है। नासा इससे पहले भी एस्टेरॉयड डेटा हंटर कॉन्टेस्ट के जरिए अगले 6 महीनों में ऐसे वैज्ञानिक को $35,000 से सम्मानित करने की घोषणा कर चुका है, जो एल्गोरिदम के द्वारा क्षुद्र ग्रहों का पता लगाएगा। पिछले साल अंतरिक्ष में मंगलयान भेजा गया था। आइए जानते हैं उसकी ताजा स्थिति अपनी इस खास रिपोर्ट में। 24 मार्च को मंगलयान मंगल ग्रह के और करीब पहुंच गया है। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 680 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें इस अंतरिक्ष यान ने 301 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। 24 मार्च को मंगलयान पृथ्वी से 28.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है।
अभी मंगल ग्रह की कक्षा से संपर्क करने में मंगलयान को 90 सेकंड्स का वक्त लग रहा है। फिलहाल मार्स ऑर्बिटर मिशन की सूर्य केंद्रित गति 28 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। वैज्ञानिकों को डायनासोर की तरह दिखने वाले एक अजीब तेज पंजों वाले पक्षी के बारे में पता चला है, जो धरती पर 66 लाख साल पहले टी-रेक्स काल में रहता था, जिसकी व्याख्या चिकन फ्रॉम हेल यानी नर्क के चिकन के रूप में की जा रही है। चोंच वाले इस डायनासोर की खोज कुछ साल पहले की गई थी, जो 300 किलो वजन वाला 11.5 फीट ऊंचा तेज पंजों वाला जानवर था। 21 मार्च की शाम अंडमान निकोबार की धरती भूकंप से हिल गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र इंदिरा पॉइंट से पूर्व करीब 70 किलोमीटर पर था। हालांकि भूविज्ञान मंत्रालय ने एक सामान्य चेतावनी जारी की, पर सुनामी के खतरे से इनकार किया है। दुनिया भर ने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान ने ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम के तहत टीबी की एक नई संयोजन दवा के क्लिनिकल परीक्षण की शुरुआत की। टीबी की इस नई संयोजन दवा को पैम्स के नाम से जाना जाएगा। इस दवा के क्लिनिकल परीक्षण का दूसरा चरण द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस और रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी श्वसन रोगों के सहयोग से किया जाएगा। 17 मार्च 2014 को ब्रह्मांड विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। कई दशकों के अध्ययन के बाद खगोल भौतिकी के हॉवर्ड स्मिथसोनियन सेंटर ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी कि ब्रह्मांड विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की है। साथ ही कॉस्मिक इन्फ्लेशन के होने के सबूत भी पेश किए हैं। क्या है ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जानेंगे अपने खास सेगमेंट खोज खबर में। दशकों से अनुसंधानकर्ताओं और आम जनता को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर जिज्ञासा बनी रही है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तकरीबन 13.798 अरब साल पहले एक बहुत ही सघन और गर्म पदार्थ के विस्फोट के कारण हुई। इस घटना को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। तब से ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी इस विचार को अभी तक वैश्विक स्तर पर ब्रह्मांडीय फैलाव यानी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ब्रह्मांड संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसे इस दशक की महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय खोज माना जा रहा है। One believes that in early universe, the universe is believed to have undergone a very rapid expansion during the very early phase. Now, one of the offshoots of such an expansion is that there is a possibility of gravitational waves. Now, what are gravitational waves? Just like light is electromagnetic waves, which means these are oscillations in electric and magnetic fields. From Einstein's general theory of relativity, one expects that one can have such waves or vibrations in the gravitational field also. इस खोज ने ब्रह्मांडीय विस्तार के सिद्धांत को पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। ब्रह्मांडीय फैलाव संबंधी सिद्धांत को सबसे पहले सन 1980 में अमेरिकी भौतिकविद एलन गुथ ने प्रस्तावित किया था। तब से इस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास किया जाता रहा कि क्यों ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्से समान हैं, जबकि उनका इतिहास अलग-अलग है। एलन गुथ ने ब्रह्मांडीय फैलाव के सिद्धांत के आधार पर आरंभिक ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या की। असल में आरंभिक समय में ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज गति से हुआ था। एलन गुथ के अनुसार बिग बैंग की घटना के
10 की घात ऋण 36 सेकंड्स के बाद सभी पदार्थ और विकिरण एक समान पैकेट फोटॉन के आकार के द्रव्यमान में बदल रहे थे। केवल 10 की घात ऋण 33 सेकंड बीतने के दौरान ही ब्रह्मांड का 10 की घात 78 विस्तार हो गया था। इस समय को फैलाव युग या इन्फ्लेशनरी एपक कहा गया। इन्फ्लेशनरी एपक का समय बिग बैंग के बाद 10 की घात ऋण 36 सेकंड से लेकर कभी कभी 10 की घात ऋण 33 और 10 की घात ऋण 32 माना जाता है। इस घटना के बाद ब्रह्मांड संतरे के आकार सा फूल गया था। तब से लेकर ब्रह्मांड अब तक लगातार फैल रहा है, लेकिन इसका विस्तार आरंभ की तुलना में धीमा हो गया है। हालांकि ये सिद्धांत ब्रह्मांड संबंधी अनेक विषयों को हल करता था, लेकिन इसे सिद्ध करना कठिन था। The early expansion is called inflation. Now, depending on the model of inflation, you have certain amount of gravitational waves and certain amount of what you call density perturbations, which are supposed to have formed galaxies today. Now, the ratio of this gravitational wave amplitude to the density perturbation parameters is an important criterion which fixes the model of inflation. हाल ही में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने बाइसेप 2 दूरबीन की मदद से ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी सटीक सबूत जुटाए हैं। दक्षिणी ध्रुव में बैकग्राउंड इमेजिंग ऑफ कॉस्मिक एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पोलराइजेशन 2 बाइसेप 2 प्रयोग का उपयोग बिग बैंग की बची हुई ऊर्जा, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB भी कहा जाता है, के अध्ययन में की गई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड करीबन 13.5 अरब साल पुरानी है, जो ब्रह्मांड की माइक्रोवेव विकिरणों के मापन का एक क्षेत्र है। इस प्रयोग को गुरुत्वाकर्षण तरंगों और उनका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के B मोड्स पर प्रभाव की सत्यता को जांचने के लिए किया गया था। इस कार्य के लिए हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के जॉन कोवैक के नेतृत्व में रेडियो खगोल विज्ञानियों के एक समूह ने 2010 से 2012 के दौरान बाइसेप 2 टेलीस्कोप का उपयोग किया। ये दूरबीन 26 सेंटीमीटर के अपर्चर के साथ ही चांद की चौड़ाई की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक प्रभावी क्षेत्र को देख सकने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में प्रीमोर्डियल B मोड नामक पैटर्न देखा। ये पैटर्न मुड़ा हुआ था, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के विस्तार के द्वारा ही बन सकता है। Now, what these people observed a few days back was that the cosmic microwave background radiation, which is a radiation from very early times, is a relic radiation that has some information about this ratio. And what they found was this ratio is about 0.2. Now, this is a very interesting thing, because this is one of the best and one of the most direct evidence that such a cosmic expansion took place, and it sheds light on the fact that such gravity waves exist. इस प्रयोग के परिणामों को पूरे विश्व के शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया है और इस कार्य की सराहना भी की है। इसके अलावा वैज्ञानिक बाइसेप 2 से प्राप्त परिणामों को दोहराने के लिए प्रयासरत हैं। इस शोध के परिणाम ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अहम साबित होंगे। इसके साथ ही इस खोज के बाद ये साबित हो गया है कि ब्रह्मांड के फैलाव की हमारी धारणा वास्तविकता के काफी करीब है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। मार्च 1693 को जॉन हैरिसन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। हैरिसन ने आधुनिक युग की घड़ी का निर्माण किया। हैरिसन को पुरानी और खराब घड़ियों को बनाने का बहुत शौक था। इसी दौरान इन्होंने पेंडुलम वाली घड़ी बनाई। 13 वर्षों की लगातार कोशिशों के बाद हैरिसन ने 1773 में पेंडुलम वाली घड़ी को पूर्ण रूप दिया। 1 अप्रैल 1578 को इंग्लैंड में जन्मे विलियम हार्वे ने सबसे पहले इंसान के शरीर के रक्त परिसंचरण की प्रकृति का पता लगाया। साथ ही ये भी बताया कि इंसान का हृदय पंप की तरह काम करता है। 1597 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद हार्वे ने रक्त परिसंचरण पर बहुत काम किया। उसके बाद 1628 में उन्होंने ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने रक्त परिसंरचना को विस्तार से बताया।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। 1934 में बिहार में आए भीषण भूकंप के बाद इस संस्थान को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। ये संस्थान आए दिन कृषि क्षेत्र में शोध के लिए चर्चा में रहता है। 1950 में हुई हरित क्रांति का सूत्रपात भी इसी संस्थान से हुआ। 1 अप्रैल 2003 को भारत के सबसे उन्नत तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर परम पद्मा की शुरुआत हुई। CDAC द्वारा विकसित ये कंप्यूटर उस वक्त प्रति सेकंड 1 टाइलियन परफॉर्मेंस दे सकता था। इस तकनीक के कंप्यूटर को सुदूर इलाके में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। 3 अप्रैल 1984 को भारतीय ब्रह्मांड वैज्ञानिक राकेश शर्मा अपने 2 साथियों रशियन कमांडर YV मालशेव और फ्लाइट इंजीनियर GM स्टेकलोव के साथ सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में गए, जहां उन्होंने भारत के दृष्टिकोण से अर्थ ऑब्जर्वेशन किया। वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के अंक में इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।